Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ ब्रेन में हमने फोर ब्रेन के बारे में जाना है। फोर ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो चीज़ हमने वहाँ पर देख ली है। अब आइए अगला पॉइंट है, अगला पार्ट है, तो उसका नाम है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन कहाँ पर होता है, पश्च मस्तिष्क का क्या होता है, इसका काम क्या होता है, फिर ये हमारी बॉडी की कौन कौन सी क्रियाओं को रेगुलेट करता है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हम आपको दें कि भूख लगने की बात थी, तो भूख लगने की बात तो कहाँ पर कंट्रोल हो रही थी, वो हम कहेंगे हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा था, मतलब फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अगर वहीं पर हम आपसे कह दें टहलने की बात आ जाए, हमारा मन हो रहा आज टहलने की, आज हमारा मन टहलने को कह रहा है, तो ये जो मन कह रहा है टहलने के लिए, ये भी कोई कंट्रोल करता है, एक माइंड। माइंड का कौन सा पार्ट है जो टहलने चलने फिरने को कंट्रोल करता है, सो वही है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे क्वेश्चन करेंगे कि कुछ हमारे इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती हैं जीवन की। जैसे मान लेते कि हमें अचानक से छींक आ गई, हमें क्या हुआ कि खांसी आ गई, कै हो गई, उल्टी हो गई, या फिर हम कभी नींद में होते हैं और फिर जब जागते हैं तो क्या जम्हाई क्या बोलते हैं उसको, यामन, वो आ गई। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि अचानक से मान लेते हैं कि उल्टी हो गई। तो ये सारी प्रोसेस कौन सा माइंड कंट्रोल करता है। अब इसमें से सारी एक साथ तो आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बस कोई एक पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको जुकाम हो गया, और जुकाम के साथ में आपको छींक आ गई, ठीक है, चलो छींक नहीं आए, जुकाम के साथ में आपको ठंडी लग रही है, जुकाम के साथ में आपको ठंडी लग रही है, या फिर आपने क्या किया कि आपको थोड़ा सा ठंड लग रही थी, आपने ये बिस्तर अपने शरीर पर डाल दिया तो गर्मी लगने लगी। तो ऐसे में ये सारी जो प्रोसेस होती है शरीर की, तो इन सबको रेगुलेट करने का काम माइंड का होता है। अब माइंड का कौन सा भाग कंट्रोल करता है, तो हम इसमें जानेंगे, पश्च मस्तिष्क में जानेंगे, ठीक है। तो आइए इसके कुछ तीन पार्ट हैं, तीन चार पार्ट, वो भी देख लेते हैं। हैंड ब्रेन क्या होता है। अब हैंड ब्रेन पहले हम आपको एक फिगर के रूप में छोटा सा दिखाते हैं, क्या कि यहाँ पर तो फिगर नहीं बना, हालांकि हमने पिछले लेक्चर में फिगर को बनाया है, उसे देख लीजिए, वही एक्चुअल फिगर है। यहाँ पर हम आपको वही रफली फिगर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हैंड ब्रेन के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि ये ऐसे एक नॉर्मल सा फिगर हमने बनाया था। देखो इस तरह से था, ऐसे था कुछ, देखो ये। अब यहाँ पर ये गोल वाला ऊपर वाला भाग नहीं लेना है, फिर ना तो ये जो हमने ये हैचिंग की है, हैचिंग वाला पार्ट नहीं लेना, बाकी का ये जितना यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नीचे वाला सारा पार्ट लेंगे। यही है आपका इतना सारा का सारा भाग, ये क्या है, हैंड ब्रेन। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हमारे कपाल, स्क्रेनियम, मतलब क्रेनियम के अंदर ही स्थित होता है। सबसे पहले क्रेनियम के नीचे क्या मिलेगा आपको, तो हम कहेंगे सेरिब्रम मिलता है, उसके बाद फिर क्या मिलता है, फिर मध्य मस्तिष्क मिलता है, फिर उसके बाद पश्च मस्तिष्क मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाना है, ये देखो एक पार्ट ये है इसका नाम है, इसका नाम यहाँ पर है सेरिबेलम, सेरिबेलम। फिर उसके बाद ये बीच में देखो ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इसको हम कहेंगे पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट यहाँ से यहाँ पर ये बच रहा है, इसको कहा जाता है मेडुला ओवलोंगेटा, मेडुला ओवलोंगेटा। मेडुला ओवलोंगेटा के बाद यहाँ से एक महारंध्र जुड़ी होती है, और वहीं से इसका नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है, क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पश्च मस्तिष्क आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के जहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड नहीं है उसके बीच तक कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो पार्ट है वो आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो पश्च मस्तिष्क में हमें कितने भाग पढ़ने हैं, एक तो पॉन्स वेरोलाई के बारे में पढ़ना है, एक मेडुला ओवलोंगेटा के बारे में पढ़ना है, और फिर एक सेरिबेलम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेडुला ओवलोंगेटा, पॉन्स वेरोलाई और फिर सेरिबेलम के बारे में पढ़ना। अब आइए इनका सब एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहले हम लिखते हैं क्या, मेडुला ओवलोंगेटा, मेडुला ओवलोंगेटा, मेडुला ओवलोंगेटा।
अब इसका हिंदी में भैया अगर नाम कहेंगे तो हिंदी में भी वही लिखा मिलता है आपको, क्या, मेडुला ओवलोंगेटा ही मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कहिएगा कि हिंदी में क्या नाम होता है, हिंदी में भी वही नाम है, मेडुला मेडुला करके भी जानते हैं हिंदी में। तो ये कहाँ पर होता है, तो हम आपको दिखा रहे हैं मेडुला ओब्लोंगेटा, ये लीफ स्ट्रक्चर नहीं, लीफ स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पोन्स बेरोलाई के बाद इसके नीचे, मतलब मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और पोन्स बेरोलाई के मध्य में स्थित होता है, ठीक है। कहाँ पर स्थित होता है, स्पाइनल कॉर्ड और पोन्स बेरोलाई के मध्य में स्थित होता है क्या, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब मेडुला ओब्लोंगेटा के कार्य क्या है, कार्य से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसके कार्य क्या क्या है, ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में किन किन क्रियाओं को रिएक्ट करता है, मतलब रेगुलेट करता है। तो सबसे पहली बात हम कहेंगे कि कुछ जैविक की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको ये रेगुलेट करता है। जीवन की ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे मान लेते हैं आप सांस लेते हो, ऐसे हमारा ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा होता है। अब ब्रीदिंग सिस्टम में आप क्या करते हो, सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप खाना खाते हो, आप डाइजेस्ट करते हो, खाना खाते हो। तो खाना खाने की प्रक्रिया जो है, सांस लेने की प्रक्रिया जो है, फिर उसके बाद क्या कि आपने खाना खाया, उसके बाद वो कुछ शरीर में अपच के रूप में भी बच जाता है अपशिष्ट, जिसको बाहर भी निकालना होता है। जैसे मान लेते हैं कि अपशिष्ट के रूप में अपशिष्ट भोजन बचा है, उसके बाद फिर कुछ यूरिया होते हैं, अमोनिया होते हैं, उनको क्या करना होता है, शरीर से एक्सट्रेट आउट करना होता है, मतलब बाहर निकालना। अब क्या कि उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो भी माइंड का एक भाग क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, उसका कौन सा नाम, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो फंक्शन क्या, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना। सबसे मोटी मोटी हेडिंग में आप लिखोगे जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करना। देखो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित कैसे करेगा। अब सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे जैविक क्रियाएं होती क्या। तो जैविक क्रियाएं वो होती हैं जिनके बिना जीवन चलना या तो मुश्किल होता है, या फिर हम कहेंगे कि जो क्रियाएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, वही क्या है, जैविक क्रियाएं। जीवन में जो क्रियाएं होती हैं वो ऐसे सिंपल से कह सकते हैं जैविक क्रिया। जैसे कि हम यहाँ पर इन्हें मान लेते हैं कि क्या, अभी हमने क्या बताया, खाना खाना, भोजन का पाचन। पहली बात तो क्या है, भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन की जो क्रिया है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया या प्रक्रिया, भोजन के पाचन की प्रक्रिया को कौन रेगुलेट करता है, तो हम कहेंगे मेडुला ओब्लोंगेटा। कि भोजन कब करना है, किस टाइम से करना है, कितना करना है ना, वो सारी चीजें, ठीक है। मतलब कहेंगे कि भूख लगने की जो प्रोसेस होती है, देखो भूख को कंट्रोल दूसरा माइंड करना। अच्छा यहाँ से एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बन गई, एक तो बात है भूख की और फिर दूसरा है भोजन करने की। भूख कब लगेगी आपको और किस प्रोसेस के थ्रू आपको भूख लगेगी, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। मतलब आपने भोजन कर लिया है, अब उसके बाद 3 से 4-5 घंटे बाद जब भी आपको भोजन की कमी महसूस होगी तब आपको भूख लगेगी, और वो भूख लगने की प्रोसेस हाइपोथैलेमस करेगी। लेकिन आप अब भूख लगने के बाद आप भोजन किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं, भोजन किस तरह से कर रहे हो, भोजन कैसे कैसे निगला जा रहा है, मतलब कैसे कैसे उसका पाचन हो रहा है, उसका मतलब वो प्रक्रिया कौन रेगुलेट कर रहा है। दूसरा है, आपने भोजन तो कर लिया, अब भोजन के साथ जो अब बाद में भोजन पचने के बाद क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बचता है, मतलब उत्सर्जन करना पड़ता है, मतलब उत्सर्जन करने की प्रक्रिया। यहाँ पर लिखिए उत्सर्जन करने की प्रक्रिया क्या होती है, हम कहेंगे उत्सर्जन करने की प्रक्रिया को कौन रेगुलेट करता है, सो मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, कि हम कहेंगे एक क्या होता है बॉडी में रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या, श्वसन तंत्र होता है। देखिए श्वसन तंत्र को, सिस्टम को कभी ये कंट्रोल नहीं करता, ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। रिएक्शन का मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, आप कैसे सांस ले रहे हो, कितनी मात्रा में सांस ले रहे हो, ये सारी प्रक्रिया को कौन रेगुलेट करता है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिए, श्वसन की प्रक्रिया को कौन रेगुलेट करता है भैया, तो हम कहेंगे मेडुला ओब्लोंगेटा। अब यहाँ पर श्वसन तंत्र को कौन रेगुलेट करता है, वो बात अलग हो जाएगी,
वो यहाँ पर आपको नहीं कहना रहेगा कि श्वसन तंत्र को कौन रेगुलेट करता है, वो दूसरा आंसर होगा, वो गलत तंत्र आएगा तो आप तुरंत बताएगा कि आंसर गलत है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कभी भी सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता, बस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम यहाँ से देखो, यहाँ से ये तो 3 पॉइंट तो हुई गई, लेकिन यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएगा। जैसे हमने कह दिया क्या कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है या फिर अनैच्छिक क्रिया है, क्या कहोगे। ऐच्छिक का मतलब ऐसी प्रक्रिया, जीवन की ऐसी प्रक्रिया जो खुद की इच्छा से होती है, उसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। लेकिन क्या होता है, भोजन के पाचन की क्रिया क्या कि जो प्रक्रियाएं अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं होती हैं उनको अनैच्छिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, भोजन के पचने की क्रिया, भोजन तो हमने कर लिया मान लिए, लेकिन अब क्या, भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो फिर पचता रहता है अपने आप, हमें कुछ करना नहीं रहता, भोजन अपने आप क्या धीरे धीरे करके पचता रहता है, धीरे धीरे स्टोर फूड बनता रहता है, पचता रहता है, वो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, मतलब उसको कहेंगे अनैच्छिक क्रिया। मतलब यहाँ से आपको ये इतना पॉइंट देकर के ये पूछ सकता है, इसके अलावा मतलब भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अलावा दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया कैसी क्रिया है या फिर कैसी प्रक्रिया, ऐच्छिक है अथवा अनैच्छिक है। तो आप क्या बताओगे, अनैच्छिक है, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, वो क्रिया अनैच्छिक कहलाएगी। उसके बाद उत्सर्जन करने की प्रक्रिया, उत्सर्जन करने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो ये भी अनैच्छिक, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है। आपके शरीर में आपके बॉडी में क्या अमोनिया बनता रहता है, यूरिया बनता रहता है, फिर स्किन से क्या कहेंगे स्वेट्स निकलते, मतलब पसीने निकलते रहते हैं। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि जब आप सांस लेते हो तो फेफड़े से अपने आप ही क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती रहती है। क्या आप चाहते हो कि ना रिलीज हो, क्या आप ऐसा चाहते हो कि हमारे शरीर से स्वेट ना निकले, पसीना ना निकले, ऐसा तो नहीं चाहते हो। और अगर चाहोगे तो ये समझ लेना कि उसी दिन से आपकी जिंदगी नहीं रहेगी, मतलब आप अगर चाहोगे कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकले तो जिंदगी फिर नहीं रहेगी, मतलब सांस नहीं ले पाओगे। तो उत्सर्जन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी, अनैच्छिक है। फिर उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया, वही है श्वसन की प्रक्रिया। हमने क्या बताया कि आपको CO2 क्या करना है, बाहर छोड़ना है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को अंदर लेना है, तो इसका मतलब श्वसन की प्रक्रिया ये भी अनैच्छिक है। मतलब एक कुछ सेकंड के लिए भी माने तो रोक सकते हो, लेकिन लगातार अपनी सांस को आप रोक नहीं सकते हो, कुछ समय के लिए आप अपनी सांस को रोक नहीं सकते हो। अगर हम कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हमने पेन लिया है, अब पेन के द्वारा हमें क्या करना है, बोर्ड पे लिखना है, कुछ बोर्ड पे लिखना है। अब हम चाहें तो लिखें और चाहें तो ना लिखें, लेकिन हम चाह कर भी अपनी सांस को रोक नहीं सकते ज्यादा देर तक, चाह कर भी अपनी सांस को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं, तो ऐसी ही क्रिया अनैच्छिक कहलाएगी। इस तरह से श्वसन की जो प्रक्रिया है वो भी अनैच्छिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्पष्ट कर पाए ऐच्छिक क्या होती है, अनैच्छिक क्या होती है। बहुत बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि ऐच्छिक और अनैच्छिक। जैसे और हम बात कर लेते हैं, जैसे भूख लगने की जो है प्रक्रिया, वो क्या ऐच्छिक है या फिर अनैच्छिक, क्या बताओगे। भूख लगना, प्यास लगना अनैच्छिक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध है। जब भी शरीर को ऐसा लगा कि उसके पास ग्लूकोज की कमी हो रही है, उसके पास एनर्जी की कमी हो रही, ऊर्जा की कमी हो रही, तुरंत ही माइंड आपका हाइपोथैलेमस जग जाएगा। वो क्या करेगा, भूख लगने वाली जो ग्रंथियां होंगी उनको जागृत कर देगा, उनको एक्टिवेट कर देगा। और वो क्या होंगी, जैसे भूख लगने की प्रोसेस, ठीक है अभी बताते हैं। जैसे भूख कैसे लगती है, तो हम कहेंगे सबसे पहली बात तो आपके हाइपोथैलेमस में वो भूख का केंद्र स्थित होता है। भूख का केंद्र जिसको क्षुधा केंद्र कहते हैं। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन ग्लूकोज की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, तो वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, मतलब जो क्षुधा का केंद्र होता है वो एक्टिव हो जाता है। और वो उसके एक्टिव होने के कारण से वो तुरंत किसको संदेश देता है, तो आपकी जो पेट की मतलब स्टोमक की जो मतलब बेलिया होती है, मतलब हम कहेंगे कि उसके अंदर के जो ऐसे एपिथेलियम से जो बना हुआ ऊतक है, उसको क्या करती है, वो आदेश दे देती है कि आप थोड़ा सा अपनी गति को बढ़ाइए। तो क्या होता है कि आपकी पेट में जो गति होने लगती है वो ज्यादा तेज बढ़ जाती है, जिसको क्रमम कुंचन गति कहते हैं। क्रमम कुंचन गति के कारण ही तो भोजन पिसता है, वही गति तेज होने लगती है। तो कभी कभी आपके पेट में इतनी ज्यादा तेजी से वो गतियां होने लगती है कि आपका पेट दर्द करने लगता है।
पेट क्या होता है, दर्द करने लगता है। क्या कहते हो कि भाई भूख बड़ी जोर की लगी है, पेट दर्द करने लगा, क्या कारण है, वही कि एनर्जी नहीं रहेगी और फिर एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो पेट की जो इंटरनल सरफेस है वो ज़्यादा तेज से गति करने लगी, इसी वजह से क्या पेट में थोड़ा सा दर्द। अब आपको क्या, अब वही तुरंत फिर रिएक्शन जाएगा मुंह के पास, हाथ के पास कि अब आप अपना खाना खाइए, तो वही आप खाना खाते, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रोसेस होती है। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं जो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगोटा। वो दूसरा कौन सा, अगला कौन सा है, जैसे हमने कहा छींकना, छींक आ गई आपको, छींक आने की प्रोसेस, छींक आना, ठीक है, छींक आना। अब छींक आना भी एक अनैच्छिक क्रिया है, आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खुद नहीं जान पाओगे कि कब हमें छींक आने वाली। आप अपनी छींक को कुछ देर के लिए भी नहीं रोक सकते, मतलब एक अनैच्छिक क्रिया है। फिर उसके बाद छींक आना, फिर उसके बाद हम कहेंगे, यहाँ पे अगला पॉइंट लीजिए, जम्हाई लेना, जम्हाई लेना। फिर उसके बाद उल्टी आना या फिर उल्टी करना, उल्टी करना। फिर उसके बाद खराटे लगाना, खराटे लगा करके सोना है ना, खराटे लगाकर सोना, खराटे लगाकर सोना। फिर उसके बाद और हम लिखते हैं, ये सभी अनैच्छिक क्रिया ही है भैया, खराटे लगा करके सोना भी अनैच्छिक क्रिया ही है। फिर उसके बाद खांसना, खांसना। फिर उसके बाद जुकाम होना, जुकाम महसूस करना, जुकाम महसूस करना, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। क्या, खांसने, छींकने, जम्हाई लेने, उल्टी करने, या फिर कहेंगे खराटे लेने की प्रक्रिया, जुकाम, खांसना है, उत्सर्जन, भोजन, श्वसन आदि सभी प्रक्रियाएं को कौन कंट्रोल करता है, तो हम कहेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये बात कहाँ पर हो गई, आप क्या बताओगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कार्य यही इतने थे मेडुला ऑब्लोंगेटा के, आप लिख लीजिए। अब दूसरा है, अगला पॉइंट लिखिए, सेरिबेलम, सेरिबेलम। सेरिबेलम का पार्ट कौन सा है, ये देख रहे हो, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनी है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये एक पत्ती जैसी संरचना आपको दिख रही है, वही है सेरिबेलम। सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है, तो यहाँ पर हेडिंग बनाइए, सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम को हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क, क्या, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। अब देखो अनुमस्तिष्क के बारे में क्या यहाँ से फंक्शंस पूछे जाते हैं, क्या काम होता है या फिर कहाँ पर स्थित होता है। अगर स्थिति, लोकेशन आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे कि जस्ट फोर ब्रेन के नीचे या फिर फोर ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में एक लीफ, पत्ती के जैसे कि आकार की संरचना होती है, और वही क्या है, वही ये आपका सेरिबेलम है, ठीक है। अब यहाँ से पहला पॉइंट तो ये कि इसको छोटा दिमाग कहा जाता है, क्या, छोटा दिमाग, क्या, इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, छोटा दिमाग। छोटा दिमाग ना लगाओ, ज्यादा बड़ा लगाओ ताकि अच्छे से आपकी स्टडी हो जाए। इसको क्या कहते हैं, छोटा दिमाग। फिर उसके बाद पत्ती के आकार की संरचना है, पत्ती के आकार की संरचना है, पत्ती मिल गई, और पत्ती कहाँ पर होती है, पेड़ में होती है, तो इसलिए अब आप क्या कहोगे, सेरिबेलम क्या है, जीवन का पेड़ कहा जाता है भैया इसको। तो यहाँ पर लिखिए, इसे क्या कहा जाता है, जीवन का पेड़। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला, जीवन का पेड़ किस माइंड के भाग को कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, सेरिबेलम को कहा जाता है। अब सेरिबेलम इसे याद कैसे करोगे, तो सबसे पहली बात तो ये जानना कि ये एक पत्ती की समान संरचना, आप पत्ती कहाँ पर होती है, पेड़ में, तो पेड़ की जैसी संरचना, तो जीवन का पेड़ किसको कहा जाता है, सो अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। उसके बाद अब फिर इसके काम क्या होते हैं, काम के बारे में बात कर लेते हैं। काम, इसका वर्क क्या है, ये क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में या फिर ब्रेन में रहे तो फिर क्या होगा, और ना रहे तो क्या होगा। देखो सेरिबेलम का सबसे पहली बात तो ये कंट्रोल किसको करता है, एक तो वॉइस को कंट्रोल, मतलब बात करना, बात करते हो आप हमसे, हम आपसे बातें करते हैं, तो ये बात करने की प्रोसेस, कब किसको किस रूप में बोलना है, कितना बोलना है, कितनी तेज बोलना है या फिर कितना स्लो बोलना है, ये सारी बातें कौन कंट्रोल करता है, तो वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर लिखिए, वॉइस को कंट्रोल मतलब बात को कंट्रोल करता है, बात नहीं लिखिए, आवाज को, आवाज ज्यादा सही, आवाज को कंट्रोल करता है।
आवाज को नियंत्रित करता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम कहेंगे कि ये आपके चलने फिरने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मतलब आपको चलना है, आपको घूमना है, फिर आपको दौड़ना है, इन सारे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबेलम। मतलब हम कहेंगे एक तरह से बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्या? बॉडी के मूवमेंट को। क्या? एक पहली बात तो आवाज को नियंत्रित करता है, फिर उसके बाद बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या समझे कि आवाज को नियंत्रित कर रहा है, फिर बॉडी का मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और हमसे कोई आकर के कह दे कि जरा आप वहां से थोड़ा हटिए। इसका मतलब क्या कि अगले ने हमसे कहा यहाँ से हटने के लिए। अब ये तो हमारी मर्जी मतलब हमारी इच्छा, हम यहाँ से हटे या ना हटे। अब देखो, हमारी इच्छा का मतलब कौन ये कह रहा है? हमारा दिमाग जब कहेगा, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन जब हमको कहेगा कि नहीं आप हट जाइए, तब हम क्या करेंगे? हमारा शरीर अपने आप हट जाएगा। मतलब किसी ने आवाज दी और फिर हमें भी कोई रेगुलेट किया, मतलब हमारे ब्रेन ने रेगुलेट किया। अब ब्रेन का कौन सा पार्ट है? तो सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क हैंड ब्रेन का पार्ट है। ये कहा कि नहीं जरूर आप हटे जाइए वहां से, तो हमने क्या किया? हटे। फिर अभी हमें कुछ लिखना है, हमें हमारी इच्छा लिखे, हमारी इच्छा ना लिखे, तो अब इसने कहा, माइंड ने हमें ये संकेत दिया, नहीं आप लिखिए, ये जरूरी बातें हैं, इसको जानना जरूरी है, आप लिखिए, इसको बताइए सबको। तो हमने क्या किया? लिख दिया। तो ये सारी जो प्रोसेस होते हैं कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। अब उसके बाद बॉडी के मूवमेंट तो हमने बताया। अब कभी कभी होता क्या है कि अल्कोहल ज्यादा कंजप्शन कर लेता है कोई, जब भाई ऐसा तो हमने बहुत बार देखा है, आप भी देखे होंगे है कि जब व्यक्ति ज्यादा शराब पी लेता है, ज्यादा नशा कर लेता है, तो उसका क्या होता है? हाव भाव थोड़ा बिगड़ जाता है। हाव भाव का मतलब चलने फिरने की तरीके बदल जाते हैं। देखा होगा कि ऐसे चलता झूमते हुए, है ना, उसको पता नहीं होता कि हम कहाँ चल रहे हैं, रास्ते पर ही हैं या फिर हवा में उड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ये कि वो कुछ भी बोल जाता है, मतलब उसे ये पता नहीं होता कि हमारी आवाज जो निकल रही है क्या वो सही निकल रही है या फिर गलत निकल रही है। मतलब कि यहाँ से क्या होता है, जब आप ज्यादा शराब पी लेते हो, कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पी लेता है, तो उसका साइड इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? डायरेक्ट सेरिबेलम पर इफेक्ट पड़ता है। कहाँ पर इफेक्ट पड़ता है? सेरिबेलम पर इफेक्ट पड़ता है। अब सेरिबेलम क्या होता है? कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है, ऐसा कहिए, कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। अब जब डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपको, आपकी आवाज को कौन कंट्रोल करेगा? बॉडी के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? कोई नहीं। तो इसका मतलब बॉडी आपकी किसी भी दिशा में जा सकती है, आपकी आवाज कुछ भी निकल सकती है, कुछ भी आपसे आप बोल सकते हो। ऐसे में तो कुछ समय के लिए जब तक आपको ज्यादा नशा रहती है तो ये डीएक्टिवेट रहेगा, और धीरे धीरे जब आपका नशा और उतरता जाता है, कम होता जाता है, तो ये अपने आप पुनः स्थिति में वापस आने लगता है ना, एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाए कि अल्कोहल के ज्यादा कंजप्शन से कौन सा पार्ट डीएक्टिवेट हो जाए? तो सेरिबेलम डीएक्टिवेट होता है। क्या काम होता है? आवाज को कंट्रोल करना, फिर बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, आवाज को नियंत्रित करता है कौन? सेरिबेलम। समझ गए? सेरिबेलम किसका पार्ट है? सो हम कहेंगे हैंड ब्रेन का पार्ट है। फिर उसके बाद इसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या कि इसे जीवन का पेड़ भी करना। ठीक है, इसी बात समझ में। अब आगे अगली बात है पोन्स वेरोलाई से संबंधित है। पोन्स वेरोलाई, देखो इनका यहाँ पर ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और एक सिस्टम है पोन, भैया हिंदी में ऐसे ही कहते हैं पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, पोन्स करके ज्यादा इसका नाम प्रचलित है ना, पोन्स वेरोलाई नहीं कहते हैं, ज्यादा करके पोन्स करके ही इसका नाम प्रचलित है। अब इसका काम क्या होता है? पहली बात तो ये होती कहाँ पे? तो देखो ये यहाँ पर आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का जस्ट नीचे का जो भाग होता है वही पोन्स वेरोलाई होती है। अब पोन्स वेरोलाई का काम क्या होता है? तो हम कहेंगे आप जो सांस लेते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। किसको? श्वसन तंत्र को कंट्रोल करने की बात आती है तो बस इनका एक ही काम आप बताओगे कि यह श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है। किसको? श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करेगा? पोन्स नियंत्रित करती है हमारी। अब पोन्स किसका भाग है? तो हाइंड ब्रेन का भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो पोन्स से बस इतना ही बात बहुत है।
अगला अगला है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन भी कुछ काम है उसके। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन देखो इसको यहाँ पर मध्य मस्तिष्क कहेंगे, पश्च नहीं मध्य। अब बीच वाला दिमाग, बीच वाला दिमाग आपको क्या कहता है? वो कहता है कि आप क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, इस बात को कौन कंट्रोल करता है? तो हम कहेंगे मध्य मस्तिष्क या फिर मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा। हम यहाँ पर आप लिखिए कि यहाँ इसको कंट्रोल करना, सुनने की बात, सुनना है, कुछ सुनना है, फिर उसके बाद कुछ भी देखना भी है, कुछ सुनना है तो कुछ देखना भी है। अब देखो देखने की बात आई, अब यहाँ पर देखो सुनने को कौन सुनता है? तो हम कहेंगे ईयर सुनते हैं, कानों के द्वारा सुना जाता है। फिर उसके बाद देखने की बात आती है, तो देखता कौन है? तो आंखों के द्वारा देखी जाती है ना, आंखों। अब देखो ये मिड ब्रेन किसको किसको कंट्रोल करता है? ईयर और आई को कंट्रोल करता है। अब ईयर और आई को क्या है? तो ईयर और आई हमारे एक सेंसरी ऑर्गन्स है, मतलब संवेदी अंग है, संवेदी अंग है। ऐसे रूप में भाई ईयर तो है, फिर आई भी है। अब ईयर और आई हम मान लेते हैं कि हमारे अगर सेंसरी ऑर्गन है, तो इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मिड ब्रेन मतलब देखने की प्रक्रिया और फिर ये सुनने की प्रक्रिया। क्या सुनना है, कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती है, फिर कौन सा फिगर आपको अच्छा लगता है, कौन सी सीनरी आपको अच्छी नहीं लगती, ये सारी बातें कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है। अब यहाँ से देखो ब्रेन से जितना पॉइंट था वो उन्हें बता दे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी। अब भाग देखो मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, कोई भाग नहीं है। मिड ब्रेन कहाँ पर है? देखो ये देखो यहाँ पर मिड ब्रेन, हमने जो हैचिंग लाइन बनाई है वही मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन की स्थिति कहाँ पर होगी? सबसे पहली बात तो फोर ब्रेन और फिर हैंड ब्रेन के मध्य में स्थित होता है मिड ब्रेन। फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के मध्य में कौन सा स्थित होता है? सो स्थित होता है मिड ब्रेन। अब देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी आपको जानने चाहिए, वो जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से? पहली बात तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे जितने भी ब्रेन के पार्ट्स आपने पढ़े, उन तीनों पार्टों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा? देखिए सबसे बड़ा ये था, उसके बाद ये था, फिर ये था। इसका मतलब सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाग होता है? तो फोर ब्रेन होता है। कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन को हम क्या कहेंगे? अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। फिर उसके बाद कौन सा होता है? फिर उसके बाद फिर पश्च मस्तिष्क होता है ना। पश्च मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सो हाइंड ब्रेन कहते हैं ना, हाइंड ब्रेन उसके बाद होता है, इसको पश्च मस्तिष्क कहते हैं। फिर उसके बाद कौन सा होता है? फिर उसके बाद यहाँ पर स्थित मिड ब्रेन होता है। क्या? मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन होता है। ठीक है, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। क्या समझे? मध्य मस्तिष्क। देखो फोर ब्रेन पहले सबसे बड़ा दिमाग का भाग, फोर ब्रेन, फिर उसके बाद हैंड ब्रेन, फिर उसके बाद मिड ब्रेन। ये बात हो गई। लेकिन अभी यहाँ पर बात हमारी खत्म नहीं, समाप्त नहीं, क्वेश्चन की प्रश्नों की श्रृंखला भी समाप्त नहीं। क्या कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन तीनों भागों में से सबसे बड़ा कौन सा? इन तीनों भागों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर आपको बताना रहेगा, सबसे बड़ा जो भाग है वो है इसका भाग, ये वाला, ये ऊपरी जो छतरी बनी है उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। तो ये सेरिब्रम वाला सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम मतलब हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। सबसे पहली बात हम कहेंगे फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है, उसमें भी इन तीनों में भी सबसे बड़ा कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। ठीक है भैया, क्या बताओगे? सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। अब सेरिब्रम कहाँ पर है? तो ये वाला भाग, खोपड़ी के जस्ट नीचे। आप हड्डी तोड़ोगे तो जो आपकी ये मांसल संरचना दिखेगी वही है सेरिब्रम। ठीक है, सबसे छोटे की बात कहेगा तो सबसे छोटा यहाँ पर देखो, एक मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है, यहाँ पर ये थैलेमस होती है, फिर उसके बाद यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम कहेंगे हाइपोथैलेमस भाग होता है। तो हाइपोथैलेमस कह सकते हैं, हाइपोथैलेमस।
ठीक है, तो ये भाग है सबसे बड़ा आपका स्टेरियम, समझिए बात को। उसके बाद अभी और है क्या, हाँ ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, हमने बताया ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन बात ये है, बता रहे हैं आपको कि ब्रेन की स्टडी, स्टडी ऑफ ब्रेन, ऐसे लिखिए, स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहोगे, नेफ्रोलॉजी कहोगे, ठीक है, या फिर स्टडी ऑफ नेफ्रॉन, स्टडी ऑफ नेफ्रॉन, सॉरी नेफ्रॉन नहीं होता, न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होता, नेफ्रॉन नहीं होता, न्यूरोलॉजी होती है, गलत हो रहा था भाई, यही चीज, न्यूरोलॉजी। देखो स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी, फिर स्टडी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की स्टडी क्या करें, फिर भी न्यूरोलॉजी ही कहलाएगी, ठीक है, फिर भी न्यूरोलॉजी करें। अब न्यूरॉन क्या होती है, तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, कह सकते हैं ब्रेन में की यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। लेकिन कहीं कहीं आपने सुना होगा साइकोलॉजी क्या होती है, फ्रेनोलॉजी क्या होती है, दोनों सभी अलग अलग टर्म है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ब्रेन की स्टडी कर रहा है, या फिर कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम मुझे क्या कहना था। अब नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूरोलॉजी ही कहेंगे, क्या, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहोगे, न्यूरोलॉजी। अब नर्वस सिस्टम में अभी दो पार्ट और हैं, हम उसको बता देना, टाइम मिलेगा तो। स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। लेकिन साइकोलॉजी क्या होती है, देखो साइकोलॉजी भी आप सुने होंगे, ये भी मस्तिष्क से रिलेटेड ही बात है। अब साइकोलॉजी का मतलब ये समझिए साइकोलॉजी में कि आप जो कल्पना करते हो, जो बातें करते हो, क्या कहेंगे, कल्पना करते हो, जो बातें करते हो उसको आप रिलेट कीजिए कि वो साइकोलॉजी है ना। मतलब आपका माइंड क्या सोचता है, किसके बारे में सोचता है, या फिर किसी बात को देखा तो उस पर कितना वो सोच सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पेन बनी है, अब इस पेन को माइंड ने देखा, आंख ने देखा, तो ये इसका संकेत माइंड के पास है। उसने सोचा कि ये पेन किसकी बनी होगी, या फिर कौन बनाया होगा, किस रूप में बनाया होगा, किस किस चीज से बनाया होगा, ये सारे बातें, मतलब इनके बारे में जो सोचा जाता वो है, उसका अध्ययन क्या कहलाता, साइकोलॉजी। क्या है कि मनोविज्ञान, यहाँ पर लिखिए, इसको कहते हैं क्या, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान कहते हैं ना, हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान से आप ये समझ जाइए, मनो का मतलब होता है मन, और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन, है ना, विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन, मतलब मन का अध्ययन। ऐसा नहीं है ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप अध्ययन करोगे तो साइकोलॉजी कहोगे, नहीं, मन आपका क्या कहता है, क्या सोचता है, फिर कितनी कल्पनाएं कर सकता है, इन बातों का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, क्या समझे, साइकोलॉजी ये। फिर उसके बाद एक है फ्रेनोलॉजी, अगला टर्म है फ्रेनोलॉजी। भैया नेफ्रोलॉजी तो था किडनी के अध्ययन को, है ना, हाँ, फ्रेनोलॉजी क्या कहती है, फ्रेनोलॉजी। अब फ्रेनोलॉजी जो है वो आपके मस्तिष्क के अलग अलग किसी एक भाग का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी क्या है, मस्तिष्क के अलग अलग भाग का एक एक करके अध्ययन जब करते हो आप, तब वो कहलाता है फ्रेनोलॉजी। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे तंत्र का अध्ययन कर रहे हो तो ये समझना आप न्यूरोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन मतलब तंत्रिका तंत्र जो है वो आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। लेकिन अब फ्रेनोलॉजी में क्या होगा, तंत्रिका तंत्र के किसी एक भाग का अगर अध्ययन आप उठा करके करोगे तो वो कहलाता है फ्रेनोलॉजी। क्या लिखना है यहाँ पर कि तंत्रिका तंत्र के किसी एक भाग का अध्ययन, ऐसे लिख लीजिए, या फिर मन के या फिर मस्तिष्क के, ऐसे लिखिए।
मस्तिष्क के किसी एक भाग का अध्ययन ऐसे लिख लीजिए, या मस्तिष्क के भागों का अलग अलग अध्ययन, है ना, मस्तिष्क के भागों का अलग अलग अध्ययन ही क्या कहलाता, फ्रेनोलॉजी। तो इतनी सी बात है। लॉजी से जो भी वर्ड आएगा तो आप बता दोगे न्यूरोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, फ्रेनोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट बातें भैया यही थी। अब अगला पॉइंट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। हिंदी में क्या कहते हैं, मेरुरज्जु। रज्जु का मतलब होता है, देखो, मेरुरज्जु। यहाँ पर रज्जु का अर्थ है रस्सी। रज्जु का अर्थ ले लीजिए रस्सी। मेरु का मतलब ये समझ लीजिए कि सीधी या फिर लंबवत, ऐसे कह दीजिए, है ना। मेरु का मतलब सीधी या लंबवत या लंबी सी, वो, और रज्जु का मतलब रस्सी। अब ये कहाँ पर होती है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है, तो देखो यहाँ से, ये यहाँ तक भाग था आपका, क्या यहाँ तक हम कहेंगे कि ये हाइंड ब्रेन था, मतलब यहाँ तक ब्रेन था, हाइंड ब्रेन। अभी देखो ब्रेन का पार्ट आपका खत्म नहीं हुआ, ये भी ब्रेन ही है, स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन का ही एक पार्ट है, लेकिन क्या है कि ये अलग है, ये हम कहेंगे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। वो क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से जुड़ा होता है, तो हम कहेंगे पश्च मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर पहले लिखिए कि यह पश्च मस्तिष्क से जुड़ा होता है, यह हैंड ब्रेन से जुड़ा होता है, हैंड ब्रेन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा मिलेगा, हैंड ब्रेन से जुड़ा रहेगा। फिर उसके बाद कि देखोगे कि यह, अगला पॉइंट लिखोगे, यह कमर तक फैली रहती है, कमर तक फैली रहती है। बिल्कुल, ये रस्सी के रूप में स्ट्रक्चर आपकी ये कहेंगे कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी ठोस नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी ठोस नहीं होती, खोखली होती है। उसी खोखली हड्डी के बीच में से ये रस्सी के रूप में गुजरती हुई कहाँ तक पहुँचती है, तो हम कहेंगे भैया आपकी कमर तक पहुँचती है। आपकी कमर तक पहुँचती है क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरुरज्जु अलग है, मेरुदंड अलग है ना। तो उसके बाद ये कमर तक फैली रहती है। फिर अगली पॉइंट ये लिखेंगे मेरुरज्जु से रिलेटेड। हाँ, इसका काम क्या होता है, काम लिखिए, ये क्या काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, तो रिफ्लेक्स रिएक्शंस कुछ होती हैं, उनको नियंत्रित करने की बात होती है। तो यहाँ पर लिखिए रिफ्लेक्स रिएक्शन को नियंत्रित करती है। रिफ्लेक्स रिएक्शन बहुत बार पूछा है, रिफ्लेक्स रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का या फिर नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करता है। सो ये लिख लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल करता है। अब देखो रिफ्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शन का मतलब उद्दीपन की प्रक्रिया, ऐसे कह सकते हो, है ना, उद्दीपन। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं बैठे हो, आपको एक मच्छर ने आकर के काट लिया। आपको क्या हुआ कि बैठे आप लिख रहे थे, मच्छर ने आपको काटा, तो आपका ध्यान लिखने से हटा नहीं, लेकिन तुरंत आपका हाथ हिल गया। क्या हुआ कि आप बैठ करके लिख रहे थे, लेकिन मच्छर ने जैसे ही आपको काटा तो आप अपना हाथ हिला दिए, फिर भी लिख ही रहे हो। तो इसी स्थिति में क्या होता है कि आपका ब्रेन उस समय पूर्ण रूप से व्यस्त था, आपका ब्रेन उस समय लिखने में व्यस्त था, लेकिन फिर भी हाथ हिल गया, अब ये क्या हुई, यही है रिफ्लेक्स रिएक्शन। इसी को हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स रिएक्शन। या फिर मान लेते हैं कि आप तवे से रोटियां बना रहे हो, अब क्या हुआ कि जैसे ही आपका हाथ तवे से छुआ तो आपने क्या किया, झट से उठा लिया, मतलब कुछ तरह की वहां से रिफ्लेक्स रिएक्शन होती है। तो ऐसी स्थिति में कब कहोगे कि रिफ्लेक्स रिएक्शन, कब ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स रिएक्शन को, जब आपका ब्रेन पूर्ण रूप से व्यस्त रहता है। यहाँ पर आप लिखिए, जब ब्रेन पूर्ण रूप से व्यस्त रहता है, जब ब्रेन पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, तो स्पाइनल कॉर्ड
रेफ्लेक्स रिएक्शन को तुरंत अपने आप ही कंट्रोल कर देता है। रेफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ऐसे देखो जैसे सिंपल सी नॉर्मल सी बात है कि अभी हम और एक या आप दो लोग कहीं बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और अपने रूम में बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और आपके बगल बैठा हुआ अगला व्यक्ति है, आपकी कुछ हेल्प कर रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई अचानक बाहर से आया, दरवाज़ा आपका खड़खड़ा रहा है, दरवाज़ा आपका खड़खड़ा रहा है, तो आप नहीं उठोगे। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा व्यस्त हो। आप क्या कहोगे बगल वाले से, देखो बाहर कौन आया। अब मतलब बगल वाले से आपने कहा तो बगल वाला क्या किया, आपको बिना डिस्टर्ब किए झट से गया, बाहर वाला कौन था, उससे कैसे निपटना था उसने निपट लिया। अब देखो यही है रेफ्लेक्स रिएक्शन, मतलब आपको खुद नहीं उठना पड़ा, लेकिन क्या हुआ कि अगला जिसको आपने आदेश दिया था वो उन्होंने सारा काम कर दिया। बस ऐसे जस्ट यहाँ पर भी होता है। मतलब ब्रेन जब पूर्ण रूप से व्यस्त होता है तो ये ब्रेन जब अगली आवाज़ सुनता, अगला काम करने के लिए इसको कहा जाता, तो ये क्या होता है, ये तुरंत रिएक्शन देता है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड तब क्या करती है, तुरंत जाकर के वो कार्य कंट्रोल करती है। मतलब वो क्रिया, चाहे जो भी क्रिया, तुरंत वो कंट्रोल कर लेती है। बस वही काम क्या है, रेफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो रेफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, स्पाइन। तो बस स्पाइनल कॉर्ड ये यहाँ से इतना ही था। अब तो कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, देख लो, उन्हें बता देते हैं यहीं पर। आज खत्म कर दें, नर्वस सिस्टम ज़्यादा बेटर है। देखो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, CNS के बारे में पढ़ा। लेकिन इसके अलावा भी दो और नर्वस सिस्टम होते हैं जिनका नाम है PNS और फिर ANS। क्या है, PNS और ANS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, A फॉर एटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या है PNS, आओ देख लेते हैं। PNS क्या होता है, इसको कहते हैं पूरे रूप में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा है, देख लो। क्या कि जैसे हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड आपकी कहाँ तक फैली रहती है, जी कमर तक फैली रहती है। फिर ब्रेन का काम क्या होता है, तो जितने भी आपके सेंसरी पार्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है। लेकिन कैसे करेगा, कैसे, जब तक उन्हें कोई संदेश नहीं देगा वो कैसे काम करेंगे। जब तक वो माइंड आपका जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा चीज़ों को, तो कैसे उसको कंट्रोल करने के लिए पहुंचेगा। हमने बताया क्या कि आपका ब्रेन भाई ये यहाँ पर तो स्थित है, आपकी खोपड़ी में ये ब्रेन ये स्थित है यहाँ पर। स्पाइनल कॉर्ड पूरी कमर तक फैली हुई है, लेकिन आपकी क्या आंखें यहाँ पर लगी हुई हैं, नाक कहाँ पर है, यहाँ पर, कान कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कि आंख, कान, नाक, उसके बाद हाथ कहीं यहाँ पर आपके अलग लगे हुए हैं, हाथ यहाँ पर अलग लगे हुए हैं। फिर उसके बाद पैर आपका यहाँ पर कुछ अलग लगा हुआ, ऐसे करके ये बॉडी है, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है भैया, ये पहले होती क्या है, तो आपकी ये ब्रेन से लेकर के, ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के बाकी के जितनी शरीर है, जितनी बॉडी है, उन सब के बीच में कुछ नर्व होती है, तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका रज्जुएं जुड़ी होती हैं। उन्हीं तंत्रिका रज्जुओं को क्या कहा जाता है, उन्हीं तंत्रिका रज्जुओं को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहोगे, मान लेते हैं कि ये ब्रेन एक जगह आपका स्थिर है। अब ये ब्रेन जब तक कनेक्ट नहीं होगा आपकी उंगली से, जब तक ये ब्रेन आपकी उंगली से कनेक्ट नहीं होगा तो आपकी उंगली के जलने का एहसास ब्रेन कैसे कर पाएगा। भाई कैसे बात हुई कि मान लेते हैं कि ब्रेन आपका यहाँ पर स्थित है, आपकी उंगली यहाँ पर थी और उंगली अचानक से जल गई। जैसे ही उंगली जली, आपको क्या होना चाहिए, आपको उंगली हटा लेनी चाहिए। लेकिन कैसे, जब तक आपका माइंड, आपका ब्रेन यहाँ से इस उंगली से कनेक्ट नहीं होगा तब तक कैसे हटाएगा। कैसे ये जलने की बात माइंड तक पहुंची, उसी पहुंचाने वाले रास्ते को यहाँ पर नर्व से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्व से कहा जाता है। देखो ये हमने एक बनाई है रस्सी जैसी संरचना, ये है नर्व्स है। क्या है भैया, ये नर्व्स है।
क्या नर्व है। नर्व का मतलब इनको तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। क्या तंत्रिका कोशिका, इनको क्या कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका, या फिर इन्हीं को तंत्रिका तंतु भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु भी कह सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक होती, आपकी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से लेकर के आपके ब्रेन को जो भी नर्व्स कनेक्ट करती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को नर्व्स कहा जाता है या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, और इनके कार्य को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखो यहाँ पर ब्रेन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ब्रेन में कितनी नर्व सेल होती हैं, तो ब्रेन में भैया 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी नर्व्स होती हैं, नर्व होती हैं। 12 जोड़ी नर्व सेल कहाँ पर होती है, ऐसे लिख लीजिए 12 जोड़ी नर्व सेल कहाँ पर होती है, सो ब्रेन में। अब ये 12 जोड़ी किससे किससे कनेक्ट होती है, तो आपके आंखों से कनेक्ट होती है, आपके नाक से, आपके कान से, आपके गले से कनेक्ट होती है। मतलब हम कहेंगे अगर आपके चेहरे पर कहीं तमाचा लगा तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा। लेकिन हुआ क्या कि अगला नर्व सेल और होती है, कुछ कनेक्ट होती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से भैया 31 नर्व से कनेक्ट होती, 31 पेयर है ना, 31 पेयर नर्व सेल कनेक्ट होते किससे, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अभी हमने कहा कि ब्रेन से क्या 12 जोड़ी, और ये 12 जोड़ी कहाँ, आंख, कान, नाक, गला, इन सबसे कनेक्ट होती। लेकिन अभी आपके पैर में किसी ने कुछ लकड़ी से मार दिया, आपके पेट के पास किसी ने लकड़ी से मार दिया, तो होगा क्या, उसके दर्द होने का एहसास कौन कराएगा, तो सबसे पहली बात तो ये नर्व सेल जो कनेक्ट होती है वो किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। अभी हमने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड तो ये आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर रस्सी के रूप में लटकता रहता है। अब यहाँ से ऐसे करके, ऐसे रस्सी के रूप में, सेल के रूप में सारी की सारी बॉडी में फैली रहती, अब जैसे ही आपके पैर में किसी ने लकड़ी से मारा तो वहाँ की जो नर्व सेल रहेंगी वो तुरंत सूचना पहुँचाएंगी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड या तो खुद कंट्रोल कर लेगा या तो ये सूचना भेजेगा माइंड को, और माइंड फिर रिएक्शन लेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बातें होती हैं नर्व सेल से, और यही जो बीच वाला भाग आपको नर्व दिखाई दे रहा वही पेरिफेरल के सिस्टम के अंतर्गत काम आता है, वही इतना है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ब्रेन के पास कितने नर्व सेल, 12 जोड़ी, स्पाइनल कॉर्ड के पास कितने नर्व सेल, तो 21 जोड़ी। इनका काम क्या होता है आपने देखा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम बस इतना सा था। ठीक है, अब अगला है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS भी पढ़ लेते हैं इसी वक्त। ऑटोनोमस, ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस, इसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या, स्वायत्त, ऐसे सही लिख लीजिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, हिंदी में भी। अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम अब देखो कैसे करना है। इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, एक ही बात आपको हम कहेंगे वहीं से आपको समझना। जैसे कि अब तक हमने क्या सीखा, ये सीखा कि हमें किसी ने चाटा मारा, हमें रिएक्शन हुआ, माइंड ने काम किया, हमें हमारा घूमने का मूड हो रहा है तो हमने घूमने जाना है या नहीं जाना वो हम तो रिएक्शन करें। लेकिन क्या होता है कि हमारा हम कहेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है कौन, हार्ट। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे कुछ बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स का मतलब कुछ हमारी बॉडी में ग्रंथियां होती हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, या फिर हम कहेंगे वो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। किसके लिए, सो भोजन के पाचन के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए। अब उनको कौन कंट्रोल करता है, मतलब ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करा, हार्ट को कौन कंट्रोल, मतलब हार्ट को कब खुलना है, कब बंद होना, कब सिस्टोल होना है, कब डायस्टोल की प्रोसेस होनी है। फिर उसके बाद लीवर मान लेते हैं, लीवर ले लेते हैं हम कि लीवर को कब यूरिया कितनी मात्रा में
जनरेट करना है, कितनी मात्रा में उसको बाइल जूस का निर्माण करना है। फिर उसके बाद मान लेते हैं हम यूरेथ्रा को ले लेते हैं या फिर यूरिन ब्लैडर को ले लेते हैं। यूरिन ब्लैडर को कब सिकुड़ना है, कब फैलना है। फिर उसके बाद यूट्रस को ले लेते हैं, यूट्रस को कब सिकुड़ना है, कब फैलना है। फिर उसके बाद हम किडनी को ले लेते हैं, किडनी को कब कितनी मात्रा में ब्लड को क्या करना है, छानना है, कब उसका डायलेशन करना है। इस तरह से बहुत सारे इंटरनली वर्क है हमारे बॉडी में, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उनको कौन कंट्रोल करता है? तो स्वायत्त तंत्र का तंत्र कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो यहाँ पर इनके बारे में बस यही इतनी बात लिखेंगे क्या कि यह हार्ट को कंट्रोल करता है, लीवर को कंट्रोल करता है, पैंक्रियाज को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं स्टमक से मतलब पेट, कब आपके पेट में क्रमांकुंचन गति को ज्यादा करनी है, कब कम करनी है, ये सारी बातें। कब आपकी आंतों की गति को बढ़ाना है, कब कम करना, ये सारी बातें स्टमक की जो गति होती है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं यूट्रस को कब फैलना है, कब बड़ा होना है, कब छोटा होना। फिर उसके बाद हम लेते हैं यूरिन ब्लैडर। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं किडनी। फिर उसके बाद हम ये ले लेते हैं एंडोक्राइन या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो भैया, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, यूट्रस, पैंक्रियाज, स्टमक, यूरिन ब्लैडर, किडनी, लीवर, हार्ट, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मतलब हम कह दें कि आपके सामने भोजन की बड़ी सी थाली, बहुत सारा भोजन रखा गया, आपको बड़ी जोर की भूख लगी है भैया। जब बड़ी जोर की भूख लगी तो भोजन जैसे देखोगे तो वैसे कहेगा कि लाओ सारा हम खा लेंगे, लेकिन खा नहीं पाओगे, है ना। खा नहीं पाओगे मतलब भोजन को देख करके आपके मुख में लार बन जाएगी। अब लार प्रोड्यूस कौन करेगा? तो हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेगी। उसको कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगी। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करने की बात किसको हो गई? एंडोक्राइन ग्लैंड की, मतलब लार निकलने की बात हो गई। ठीक है, हार्मोन के प्रोड्यूस होने की बात हो गई। कोई भी एसिटिएच, एड्रेनालिन या फिर ऑक्सीटोसिन, कोई भी हार्मोन हो, सबको कंट्रोल करने का काम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी सी बात आप याद कर लीजिए, बस आपका नर्वस सिस्टम टोटली कंप्लीट है। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे और छूटेगा भी अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। बस इतना ही याद था इसमें। अब आगे अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक इतना पढ़िए, जो ना समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.